हेलो स्टूडेंट्स। अभी तक जो जेक बोर्ड का मॉडल क्वेश्चन जारी हुआ है उसमें से 3 सब्जेक्ट का मॉडल सेट हम लोग अभी कंप्लीट कर चुके हैं। पहला हमारा अकाउंट्स का पेपर था, दूसरा बिजनेस स्टडी का और तीसरा कमर्शियल अर्थमेटिक का। आज की इस वीडियो में हम लोग एक और मॉडल क्वेश्चन पेपर कवर करेंगे बीएसटी का। बट उससे पहले हम लोग ये समझने वाले हैं कि हम लोग का जो अभी 20-25 दिन का टाइम बच रहा है इसमें हम लोग क्या प्लानिंग करें जिससे हमारा एग्जाम अच्छा जाए, अच्छा मार्क्स हम लोग स्कोर कर पाए। हम लोग सबसे पहले उस चीज़ को समझने वाले हैं। उसके बाद जो ये हमारा मॉडल क्वेश्चन है, ये जो मॉडल क्वेश्चन है ये जेक का 2020 ये 2020 का है, ये भी हमारा 2023 का मॉडल क्वेश्चन नहीं है। लेकिन इसको भी हम लोग कवर करेंगे क्योंकि ये भी क्वेश्चन पेपर जो हमारा है 2023 के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहले तो हम लोग ये समझते हैं कि हम लोग को ये जो बचा हुआ टाइम है इसमें हम लोग को क्या करना चाहिए जिससे हमारा अच्छा से अच्छा स्कोर है, अच्छे से हम लोग स्कोर कर पाए। तो सबसे पहला चीज़ तो हम लोग का ये है कि हम लोग को ये पता है कि इस बार का जो एग्जाम है ये हमारा ऑब्जेक्टिव एग्जाम होने वाला है। ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा मतलब हम लोग को केवल ट्रू, ये जो 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा उसमें से हम लोग को टिक करना है। हर एक पेपर हमारा 50 मार्क्स का होगा, जिसमें से जो हम लोग का एग्जाम होने वाला है ये 40 का होने वाला है और 10 मार्क्स का हमारा इंटरनल होगा। तो ये जो 40 मार्क्स का मेनली हम लोग को एग्जाम देना है। अब ये 40 मार्क्स का जो एग्जाम होगा ये कंप्लीटली ऑब्जेक्टिव एग्जाम होने वाला है। कोई भी एक क्वेश्चन हमारा दिया हुआ रहेगा, उसका 4 ऑप्शन रहेगा, उसी में से हम लोग को टिक करके बताना है। ओएमआर शीट में जो हमारा एग्जाम होने वाला है उसी में हम लोग को बताना है कौन सा ट्रू है या कौन सा सही। ठीक है, तो अभी हम लोग को क्या करना है ना, जो हम लोग का सबसे पहले हम लोग को करना क्या है, जो हमारा 2023 का मॉडल सेट जारी हुआ है, 2023 का जो मॉडल सेट है सबसे पहले हम लोग को इसको कंप्लीट कर लेना है। इसका वीडियो हम पहले बना चुके हैं, जो कि अगर किसी को ये वीडियो नहीं मिल रहा है तो हमारे चैनल का जो प्लेलिस्ट है उसमें से जेक 11th का मॉडल पेपर का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पे ये सारा वीडियो मिल जाएगा। तो सबसे पहले तो हम लोग को 2023 का जो मॉडल सेट है, मॉडल सेट का पेपर है, ये हम लोग को कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद अगर जेक के साइट पे हम लोग जाते हैं तो 2023 का अभी तक एक ही सेट जारी हुआ है जो हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब क्या करेंगे, जेक के साइट पर अगर हम लोग जाते हैं तो हम लोग को 2020 का मॉडल पेपर मिलेगा, ये भी एक सेट है। 2020 में भी एक सेट जारी हुआ था, हम लोग इसको इसको भी हम लोग को कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद 2019 में हर एक सब्जेक्ट का 3-3 मॉडल सेट जारी हुआ था, 3-3 सेट। तो टोटल अभी तक 5 सेट हम लोग के पास है, एक 2023 का, 2020 का एक और 2019 का 3 सेट। तो हर एक सेट का अभी तो हम लोग के पास ये जो 5-5 सेट है ये सबसे पहले हम लोग को कंप्लीट कर लेना है। क्वेश्चन जो है एग्जाम में लगभग इजी आएगा, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आने वाला है। अगर हम लोग थोड़ा बहुत भी पढ़े हैं, अगर थोड़ा बहुत भी पढ़ा हुआ होगा तो 40 में से कम 25 से 30 क्वेश्चन तो इजी ही लगेगा। 25 से 30 क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगा। दिक्कत जो होने वाला है ये 10 से 15 क्वेश्चन में। ठीक है, हम लोग को इसमें दिमाग लगाना है। 40 में से 25 क्वेश्चन के लगभग, 25 से 30 क्वेश्चन के लगभग अगर हल्का फुल्का भी पढ़ा हुआ होगा तो मान के चल सकते हैं कि टिक हो जाएगा, वो सब बन जाएगा। जो दिक्कत होने वाला है ये 10 से 15 क्वेश्चन में दिक्कत होने वाला है। ठीक है, तो ये हम लोग को अब दिमाग लगाना है कि अब हम लोग क्या करें जिससे हमारा जो ये 10-15 क्वेश्चन थोड़ा टफ आएगा, जो हार्ड आएगा उसको हम लोग सही से टिक कर लें। तो सबसे पहले ये पांचों सेट हम लोग को कंप्लीट कर लेना है। अगर हम लोग ये 5 सेट कंप्लीट कर लेते हैं तो हम लोग मान के चल सकते हैं कि क्वेश्चन लगभग यहीं से आएगा, क्योंकि ये 5 सेट में लगभग हमारा पाँचों के 200 क्वेश्चन के अप्रोक्स हर एक सब्जेक्ट का कवर हो जाएगा। तो 200 क्वेश्चन सफिशियंट होता है, इसमें लगभग क्वेश्चन हमारा कवर हो जाएगा। इसके बाद अगर फिर भी टाइम मिलता है तो जो हमारा बुक है, ठीक है, बुक के लास्ट में जहाँ पे हमारा ये लॉन्ग आंसर टाइप या शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन स्टार्ट होता है, उससे पहले हर एक चैप्टर में एमसीक्यू दिया हुआ है, उसको कवर कर लेना। अगर इतना कुछ हम लोग कवर कर लिए तो हम लोग मान के चल सकते हैं कि हमारा एग्जाम जो है वो ठीक ठाक जाने वाला है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इतना में बहुत कवर हो जाता है, ये कम नहीं, ये सफिशियंट है। ठीक है, तो इतना क्वेश्चन हम लोग को कम से कम कर लेना है। अगर कोई इससे ज्यादा भी पढ़ सकता है तो अच्छा बात है। अब किसी का ऐसा माइंड में डाउट आएगा कि सर इतना पढ़ना पड़ेगा, तो हाँ, कम से कम इतना कोशिश करो, जहां तक हो पाए पढ़ लो। ठीक है, अब इससे ज्यादा अगर कोई पढ़ पाता है तो अच्छा बात है। तो इतना कुछ हम लोग को पढ़ना है, इतना अगर हम लोग पढ़ लेते हैं तो हम लोग ये मान के चल सकते हैं कि हमारा एग्जाम ठीक ठाक जाने वाला है। अब यहाँ पे एक चीज ये आता है कि सर ये जो मॉडल क्वेश्चन है
2020 का, 2019 का, ये कहाँ पे मिलने वाला है? तो इसका तो सबसे पहले एक ऑप्शन ये है कि जेक का साइट पे हम लोग चले जाएं। जेक के साइट में ये सारा क्वेश्चन पेपर अपलोड है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, अब इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये जो 5 सेट है, 5 सेट में एक तो 2023 का सबको मिल ही चुका है, ये 4 सेट का हम मॉडल सेट जो है उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए। अगर कोई चाहे तो वहां से ये इजिली डाउनलोड हो जाएगा PDF। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग को ये इजीली सारा कुछ मिल जाने वाला है। उसके बाद अगर किसी के पास बुक है तो अच्छा बात है, कुछ ऐसा भी स्टूडेंट हो सकता है जिसके पास बुक ना हो, तो अगर बुक नहीं है तो गूगल में जाके अगर आराम से NCERT बुक सर्च करेगा तो वहाँ पे सबको इसका PDF मिल जाएगा, वहाँ से बुक डाउनलोड कर सकता है। वहाँ से बुक डाउनलोड करके जो लास्ट में MCQ वाला क्वेश्चन है उसको आराम से टिक कर लो। तो लगभग मान के चलना, अगर इतना हो गया तो एग्जाम का प्रिपरेशन अच्छे तरह से हो गया, ये मान के चल सकता है। और प्रिपरेशन अच्छा हो गया तो इसलिए स्कोर ठीक ठाक आएगा, अच्छा आएगा। ठीक है, तो अब क्या हम लोग आज की वीडियो में क्या करने हैं, इसके अलावा जो हमारा 2020 का क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन पेपर को हम लोग आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। हम लोग 2020 का जो क्वेश्चन पेपर आया था उसको देखने वाले हैं, उसको समझने वाले हैं और इससे हम लोग कुछ सीखेंगे। लगभग क्वेश्चन यही सब आएगा। तो अभी जो स्क्रीन पे क्वेश्चन पेपर दिख रहा है ये हमारा 2020 का सेट है। तो सबसे पहला चीज तो ये हो जाता है कि सर ये 2020 का हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट है क्या? हाँ, इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 2020 का है तो 2023 के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारे लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन यही सबसे आएगा। ठीक है, तो हम लोग इसको कंप्लीट करते हैं, इसको समझते हैं। सबसे पहले हम लोग अगर देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, तो इसमें पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग डजंट रिक्वायर कैपिटल, निम्नलिखित में से किसमें पूंजी की आवश्यकता नहीं होती है। जो नीचे कुछ ऑप्शन दिया हुआ है इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें हम लोग को पूंजी नहीं चाहिए? पहला अगर देखें एम्प्लॉयमेंट, इसको छोड़ देते हैं। दूसरा बिजनेस बोल रहा है, बिजनेस में तो पूंजी का आवश्यकता होता है। अगर हम लोग को व्यवसाय स्टार्ट करना है, बिजनेस स्टार्ट करना है तो पूंजी का तो जरूरत होगा, तो ये तो ऑप्शन नहीं होने वाला है। प्रोफेशन में भी हम लोग को जरूरत होता है। प्रोफेशन कहने का मतलब अगर हम एक डॉक्टर हैं, क्लिनिक खोलना चाह रहे हैं, अगर हम एक वकील हैं, अपना ऑफिस खोलना चाह रहे हैं, CA हैं, हम अपना ऑफिस खोलना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे तो कैपिटल का जरूरत है। तो ये सारा तो ऑप्शन होने वाला नहीं है। ऑप्शन क्या होगा हमारा? A नंबर, रोजगार। अगर हम लोग एम्प्लॉयमेंट में जाना चाह रहे हैं, अगर जॉब में जाना चाह रहे हैं, तो हम लोग को कैपिटल का जरूरत नहीं है। तो इस तरह से इसका आंसर जो हमारा हो जाएगा A नंबर हो जाएगा। दूसरा यहाँ पे बोल रहा है निम्न में से किसे व्यापार की सहायक क्रिया की श्रेणी में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कांट बी क्लासिफाइड एज एन एक्सलरी टू द ट्रेड, किसको बिजनेस का जो हमारा सहायक क्रिया होता है उसमें वर्गीकृत या क्लासिफाइड नहीं किया जा सकता है। अब इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए हम लोग इस चार्ट को समझते हैं। इस चार्ट को हम लोग लास्ट जो हम लोग मॉडल सेट किए थे उस वहां पर भी समझे थे। ये चार्ट बेसिकली क्या बता रहा है? बिजनेस एक्टिविटीज को बताता है, कौन कौन सा बिजनेस एक्टिविटीज जो है एक बिजनेस की डिफिनेशन में आता है। तो सबसे पहले तो हम लोग को ये समझ में आ चुका था कि बिजनेस जो होता है एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहने का मतलब ये होता है जो काम हम लोग प्रॉफिट अर्न करने के ऑब्जेक्ट से करते हैं या इनकम अर्न करने के ऑब्जेक्ट से करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, बिजनेस बेसिकली क्या होता है, ये उस टाइप का इकोनॉमिक एक्टिविटीज है जो गुड्स के प्रोडक्शन से लेके गुड्स को कंज्यूमर तक पहुंचाने तक का जो काम होता है, जो सारा एक्टिविटीज होता है, इसको हम लोग कंबाइंडली बिजनेस बोलते हैं। गुड्स के प्रोडक्शन से लेके गुड्स को कंज्यूमर तक पहुंचाने का। अब जो प्रोडक्शन से रिलेटेड एक्टिविटीज होता है इसको हम लोग इंडस्ट्री के कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं। जो भी बिजनेस के अंदर एक्टिविटीज आ रहा है इसको 2 ग्रुप में हम लोग बांट देते हैं, एक इंडस्ट्री और दूसरा कॉमर्स। जो गुड्स का प्रोडक्शन से रिलेटेड काम है वो इंडस्ट्री में आएगा। समझना यहाँ पे एक चीज, बिजनेस मतलब क्या हो गया? गुड्स का प्रोडक्शन, गुड्स का प्रोडक्शन भी और इसको कंज्यूमर तक पहुंचाने का जो हमारा काम है, कंज्यूमर तक पहुंचाने का जो काम है ये भी हमारा बिजनेस के अंडर ही आ रहा है। मतलब ये सारा एक्टिविटीज हमारा बिजनेस के डिफिनेशन में इंक्लूड हो जाता है। अब जो जो भी बिजनेस के अंदर एक्टिविटीज आ रहा है इसको हम लोग मेनली 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई कर देते हैं। एक होता है इंडस्ट्री और दूसरा होता है कॉमर्स। इंडस्ट्री कहने का मतलब हो गया जो एक्टिविटीज हमारा गुड्स के प्रोडक्शन से रिलेटेड है
उसको हम लोग इंडस्ट्रीज बोलते हैं। अब गुड प्रोडक्शन तो हो गया गुड्स का, अब गुड्स को क्या करना है, कंज्यूमर तक पहुंचाना है। तो जो कंज्यूम प्रोडक्शन से लेके कंज्यूमर तक पहुंचाने का एक्टिविटीज होता है, इसको हम लोग कलेक्टिवली बोलते हैं कॉमर्स। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं कॉमर्स। अब कॉमर्स में क्या होता है, कॉमर्स का मतलब क्या हो गया, जो हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, गुड्स के प्रोडक्शन से लेके कंज्यूमर तक पहुंचाने का। अब इसमें से जो गुड्स का परचेज और सेल से रिलेटेड एक्टिविटीज होता है, इसको तो हम लोग ट्रेड बोलते हैं। ठीक है, गुड्स को परचेज करना, प्रोड्यूसर से परचेज करके कंज्यूमर को सेल करना, ये जो एक्टिविटीज होता है इसको हम लोग बोलते हैं ट्रेड। ठीक है, अब ट्रेड करने के लिए भी, ट्रेडिंग में भी बहुत सारा सपोर्टिंग एक्टिविटीज का जरूरत होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सिलरी टू ट्रेड। ठीक है, ये हम लोग, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं सहायक क्रिया, व्यापार की सहायक क्रिया। ठीक है, तो अब इसी के बेसिस पे हम लोग को व्यापार के लिए सहायक क्रिया क्या हो गया, जैसे हमारा ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन मतलब क्या, गुड्स का प्रोडक्शन कहीं पे हुआ है, ठीक है, उसको लाना है दुकानदार के पास, तभी तो दुकानदार दूसरे को बेचेगा। तो ये जो हमारा, ये कैसे काम होगा, तो ये ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू होगा। ठीक है, अब गुड्स का प्रोडक्शन हो गया प्रोड्यूसर के पास, उसको यहाँ पे रिटेलर अपने पास लाएगा, अब कहीं ना कहीं तो उसको स्टोर करेगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं वेयर हाउसिंग। इंश्योरेंस, बैंकिंग, फाइनेंस, एडवर्टीजमेंट, ये सारा जो एक्टिविटीज है, ये सब हमारा सपोर्टिंग एक्टिविटीज होता है ट्रेड के लिए। ये चीज हम लोग को समझना है। अब यहाँ पे क्या पूछा गया था, इसको हम लोग समझते हैं। इसमें बोला गया था कि इसमें से कौन सा एक्टिविटीज है जो हमारा सपोर्टिंग एक्टिविटी या तो व्यापार की सहायक क्रिया नहीं होती है। तो ये जो हमारा है, इसमें से भंडारण, वेयर हाउसिंग, ये तो सहायक क्रिया है, ट्रांसपोर्टेशन भी सहायक क्रिया है, इंश्योरेंस भी सहायक क्रिया, माइनिंग जो है ये सहायक क्रिया नहीं है, ये इंडस्ट्रीज के अंडर आता है। तो ये हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर, ये सब हमारा करेक्ट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे है, ये बोल रहा है विच टाइप ऑफ यूटिलिटी इज क्रिएटेड बाय कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स। हम लोग रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करके, जो हमारा कच्चा माल होता है, इसको पक्का माल में कन्वर्ट करके किस टाइप का उपयोगिता का हम लोग क्रिएशन करते हैं, क्रिएट करते हैं। तो कच्चा माल से जब हम लोग इसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं, तो ये इस तरह से हम लोग इसमें क्या करते हैं, जो हमारा फॉर्म यूटिलिटी होता है इसको क्रिएट करते हैं। ठीक है, यूटिलिटी कहने का मतलब होता है किसी गुड्स को यूज में लाना, उसमें यूजफुलनेस क्रिएट करना, जो किसी ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई कर पाए, इसको हम लोग बोलते हैं यूटिलिटी। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लेते हैं एक लकड़ी है, पेड़ कटा हुआ है, उसको क्या किया, जो कटा हुआ पेड़ है रॉ मटेरियल, उससे हम लोग कुछ फर्नीचर बना दिए। तो ये हम लोग क्या कर रहे हैं, फॉर्म एक्टिविटी क्रिएट कर रहे हैं, रूप उसका बदल दे रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया फॉर्म यूटिलिटी, रूप उपयोगिता। तो इस तरह से हमारा यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होने वाला है ये होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लायबिलिटी ऑफ अ बिजनेसमैन इन सोल ट्रेडिंग। जो एकाकी व्यापार होता है, उसमें जो व्यापारी होता है उसका दायित्व कितना होता है, उसका लायबिलिटी कितना होता है। तो हम लोग को ये पता है कि जो सोल ट्रेडर होता है, सोल ट्रेडिंग होता है, उसमें उसका लायबिलिटी अनलिमिटेड होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था, हिंदू सक्सेशन एक्ट कब हमारा पास हुआ था। तो ये हम लोग को याद रखना है, हिंदू सक्सेशन एक्ट जो है 1956 ईस्वी में पास हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर इन अ फर्म। एक फर्म में कितना मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर हो सकता है, एक साझेदार, एक फर्म में न्यूनतम संख्या क्या हो सकता है साझेदार का, कितना मिनिमम पार्टनर हो सकता है। तो यहाँ पे दो चीज याद रखना, अगर मिनिमम नंबर पूछेगा, मिनिमम पार्टनर पूछेगा, तो इसका आंसर होगा 2। और मैक्सिमम अगर पूछा तो यहाँ पे दो चीज समझना, मैक्सिमम पार्टनर कितना हो सकता है एक फर्म में, इसके लिए कंपनीज एक्ट क्या बोलता है कि मैक्सिमम पार्टनर 100 हो सकता है, सब्जेक्ट टू गवर्नमेंट कितना बोलता है। ठीक है, देखो यहाँ पे एक चीज इसको थोड़ा क्लियर समझना, मिनिमम नंबर की, मिनिमम कितना पार्टनर हो सकता है ये तो क्लियर है, 2 ही होगा, तो यहाँ पे हमारा आंसर 2 होने वाला है, ये तो ठीक है। दूसरा, अगर ये पूछता है कि मैक्सिमम कितना पार्टनर हो सकता है, तो यहाँ पे क्या होता है, मैक्सिमम कितना पार्टनर हो सकता है, इस चीज के बारे में कंपनी लॉ में लिखा हुआ है, कंपनी एक्ट में लिखा हुआ है। कंपनी एक्ट में क्या लिखा हुआ है, एक फर्म में कितना मैक्सिमम पार्टनर हो सकता है, ये पावर कंपनी एक्ट दे दिया है गवर्नमेंट को डिसाइड करने के लिए। एक चीज समझना, जो लॉ होता है वो गवर्नमेंट से ज्यादा पावरफुल होता है।
तो लॉ में क्या लिखा हुआ है कि मैक्सिमम कितना पार्टनर हो सकता है फर्म में, ये गवर्नमेंट डिसाइड कर सकता है। लेकिन लॉ में ये भी लिखा है कि मैक्सिमम पार्टनर जो गवर्नमेंट डिसाइड कर सकता है वो 100 से ज़्यादा डिसाइड नहीं कर सकता है। गवर्नमेंट भी क्या कर सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा बोल सकता है 100 पार्टनर होगा। तो अभी करंट में गवर्नमेंट जो है ये बोला है कि 50 पार्टनर हो सकता है। गवर्नमेंट ये डिसीजन लिया है कि एक पार्टनरशिप फर्म में मैक्सिमम 50 पार्टनर हो सकता है। तो इस तरह से हम लोग को ये याद रखना है 50 पार्टनर, कहीं कहीं पे ये 100 पार्टनर दिखेगा, ठीक है, तो ये 100 हम लोग को टिक नहीं करना है। ये 100 का लिमिट है, मैक्सिमम लिमिट। गवर्नमेंट चाहे तो बोल सकता है कि 100 पार्टनर हो सकता है, ठीक है, लेकिन अभी करंट में जो गवर्नमेंट है ये बोल के रखा है कि 50 पार्टनर होगा मैक्सिमम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सहकारी संगठन जो होता है इसमें न्यूनतम संख्या मेंबर का कितना होना चाहिए? मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर इन अ कोऑपरेशन सोसाइटी इज, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है 10। मिनिमम 10 नंबर हम लोग को चाहिए एक कोऑपरेटिव सोसाइटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फैक्टर टू बी कंसिडर व्हाइल स्टार्टिंग अ बिजनेस? एक व्यवसाय को जब हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं तो कौन कौन सा तत्व, कौन कौन सा एलिमेंट हम लोग को ध्यान में रखना चाहिए, क्या क्या फैक्टर जो होता है जिसके बारे में हम लोग को सोचना पड़ता है? पहला बोल रहा है सिलेक्शन ऑफ बिजनेस। हाँ, ये चीज़ हम लोग को इसके बारे में सोचना पड़ेगा, कौन सा बिजनेस हम स्टार्ट करें, किस टाइप का हमारे पास नॉलेज है, कौन सा बिजनेस चला सकते हैं, ये ऑब्वियसली ये तो हम लोग को सोचना पड़ेगा। दूसरा स्केल ऑफ बिजनेस। स्केल ऑफ बिजनेस कहने का मतलब होता है कितना बड़ा बिजनेस स्टार्ट करें, लाख रुपया पूंजी लगाएं, 10 लाख लगाएं, 20 लाख लगाएं, तो इसके बारे में भी डिसीजन लेना पड़ेगा, क्योंकि जितना हमारा कैपेसिटी रहेगा उतना ही उसी लेवल का बिजनेस का स्केल रखेंगे। तीसरा प्लेस ऑफ बिजनेस, दुकान कहाँ पे खोलना है, अपना बिजनेस कहाँ पे खोलना है, इस चीज को भी इसका भी डिसीजन लेना पड़ता है। जैसे अगर हम लोग को एक बुक का शॉप खोलना है तो हम लोग कहाँ खोलेंगे, जहाँ पे कॉलेज होगा, जहाँ स्टूडेंट रहता होगा। अब अगर हम लोग को ट्यूशन खोलना है तो ऑब्वियसली वैसे जगह में खोलेंगे, ठीक है। तो ये सारा चीज, सारा फैक्टर हम लोग को कंसिडर करना पड़ता है, सारा फैक्टर ध्यान रखना पड़ता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दी एबव, डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, हु इशू सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन टू अ फर्म? अगर कोई एक फर्म है, फर्म कहने का मतलब पार्टनरशिप फर्म, वो अगर रजिस्ट्रेशन करवा रहा है तो उसको सर्टिफिकेट कौन देगा? तो इसको जो सर्टिफिकेट देता है ये होता है रजिस्ट्रार ऑफ फर्म। अगर कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो रहा है तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है, कंपनी के उद्देश्य किसके द्वारा निर्दिष्ट होते हैं? व्हाट एज सर्टेन द ऑब्जेक्टिव ऑफ अ कंपनी? कंपनी का जो ऑब्जेक्ट होता है ये किससे डिसाइड होता है, कौन डिसाइड करता है, कहाँ लिखा रहता है? तो ये जो है कंपनी के मेमोरेंडम में लिखा हुआ रहता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो होता है इसके अंडर एक क्लाउज होता है, ऑब्जेक्ट क्लाउज, उसमें ये लिखा होता है कि कंपनी क्या करने वाली, क्या इसका बिजनेस है, ठीक है, किस ऑब्जेक्ट के साथ कंपनी काम करेगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, इसमें से कौन सा विदेशी कंपनी जो है, कौन सा बहुराष्ट्रीय कंपनी जो है, ये कौन सी विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉरेन एमएनसी? ठीक है, एमएनसी कहने का मतलब क्या हो गया, मल्टीनेशनल कंपनी। तो इसमें जो हमारा फॉरेन एमएनसी नहीं है ये है महिंद्रा। महिंद्रा जो है इंडियन कंपनी, ठीक है, और बाकी जो कंपनी ये फॉरेन कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बिजनेस सर्विस? इसमें से कौन सा एक्टिविटी है जो हमारा बिजनेस सर्विस नहीं है? तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन जो हमारा बिजनेस सर्विस नहीं है, ये इंडस्ट्री का पार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, आरबीआई जो है इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? तो ये हमारा 1935 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये बोल रहा है, सार्वजनिक उपक्रम जो होता है, पब्लिक इंटरप्राइजेस, इसका मेन उद्देश्य क्या होता है, मूलभूत उद्देश्य क्या होता है? तो जो प्राइवेट इंटरप्राइजेज होता है इसको मेनली सर्विस प्रोवाइड करने के लिए खोला जाता है। इसका मेन ऑब्जेक्ट जो होता है प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्नि बीमा कितने साल का होता है? तो ये 1 साल का होता है। ये हम लोग का लास्ट जो मॉडल सेट था उसमें भी दिया हुआ था। व्यवसाय के लिए सबसे उपयुक्त खाता करेंट अकाउंट, ठीक है। बिजनेसमैन के लिए जो सबसे सुटेबल अकाउंट होता है ये करेंट अकाउंट होता है। स्थान उपयोगिता प्रदान की जाती है, स्थान उपयोगिता कौन प्रदान करता है?
तो इसका करेक्ट आंसर होगा ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन जो हमारा स्थान उपयोगिता क्रिएट करता है, ये चीज़ हम लोग को ध्यान देना है। लास्ट वीडियो में हमसे यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। जो वेयर हाउसिंग होता है ये हमारा टाइम यूटिलिटी क्रिएट करता है, प्लेस यूटिलिटी नहीं क्रिएट करता है। प्लेस यूटिलिटी जो होता है ट्रांसपोर्टेशन क्रिएट करता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये हमारा था दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य तथ्यों, विचारों एवं संपत्तियों के आदान प्रदान को संदेश वाहन कहते हैं। ये किसने बोला था, कौन बोला? तो इसका जो सही आंसर है ये है न्यूमैन एवं समर ने। ई कॉमर्स का जो क्षेत्र होता है, ई कॉमर्स, ठीक है, इसमें जो व्यवसाय का क्षेत्र होता है ये क्या कर दिया? तो ये जो है ई कॉमर्स जो है हमारे बिजनेस को इंटरनेशनल लेवल तक बढ़ा दिया है, ठीक है। ई कॉमर्स कहने का मतलब जो हो गया फ्लिपकार्ट, अमेजोन, ये सब हो गया, ठीक है। ये हमारे बिजनेस का जो स्कोप था ये पूरा इंटरनेशनल लेवल तक कर दिया। पहले क्या होता था, जहाँ पे हमारा दुकान है वहीं तक हमारा बिजनेस का स्कोप होता था, वहीं तक का कस्टमर हमारे पास आएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, ये बोल रहा है ई कॉमर्स का प्रादुर्भाव कब स्टार्ट हुआ था, इमरजेंस कब हुआ था हमारा ई कॉमर्स का? तो इसका करेक्ट आंसर है 1970। जो सामाजिक उत्तरदायित्व होता है ये हमारा कानूनी उत्तरदायित्व से अधिक विस्तृत होता है, ब्रॉडर देन लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसका करेक्ट आंसर जो है ये है बी। ऑटोमोबाइल्स द्वारा कार्बन मोनोऑक्साइड को छोड़ना प्रत्यक्ष रूप से सहयोग करता है। ये क्या करता है, हमारा जो है मेनली वायु प्रदूषण को बढ़ा रहा है, ठीक है। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर डी होगा। अंशों की हस्तांतरणीय व्यवसाय के किस संगठन प्रारूप की विशेषता है? कौन सा बिजनेस का हमारा फॉर्म है जिसमें ट्रांसफेबिलिटी ऑफ शेयर का फीचर्स होता है? ये चीज हम लोग कर सकते हैं। तो ये हमारा होता है कंपनी में। कंपनी में हम लोग अपना शेयर इधर से उधर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर कर सकते हैं, ये फीचर हमारा कंपनी में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट लिमिटेशन ऑफ ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। निम्नलिखित में से कौन सा जो है संयुक्त पूंजी की सीमा नहीं होती? सीमा कहने का मतलब हो गया प्रॉब्लम। इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो कंपनी का एक प्रॉब्लम नहीं होता है, कंपनी में ये चीज फेस नहीं करना पड़ता है? तो पहला बोल रहा है, यहाँ पे ध्यान देना नहीं है, ठीक है, प्रॉब्लम नहीं है, ये चीज हम लोग को समझना है, ठीक है। नॉट अ लिमिटेशन। पहला बोल रहा है डिफिकल्टीज इन्फॉर्मेशन, तो ये तो लिमिटेशन है, ये लिमिटेशन है, ये प्रॉब्लम होता है। डिले इन डिसीजन, कंपनी में डिसीजन लेने में डिले होता है क्योंकि पूरा मैनेजमेंट उसका डिसीजन लेता है। स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट कंट्रोल, गवर्नमेंट का जो कंपनी पे होता है कंट्रोल थोड़ा स्ट्रिक्ट होता है, ज्यादा टाइट होता है, ठीक है। तो ये भी हमारा लिमिटेशन है। कम पूंजी, ये हमारे बिजनेस का लिमिट है, ये इस टाइप के बिजनेस में लिमिटेशन नहीं होता है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये बी होगा, ठीक है। कम पूंजी जो होता है ये ज्वाइंट स्टॉक कंपनी का एक लिमिटेशन नहीं है, ठीक है। इसमें पूंजी का दिक्कत नहीं होता है। फिर क्या यहाँ पे बोल रहा है कंपनी के अंशधारी होते हैं, जो शेयर होल्डर होता है ये कंपनी का कौन होता है? तो ये कंपनी का ओनर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोल रहा है निम्न में से कौन दीर्घकालीन वित्त का स्रोत नहीं है? कौन सा हमारा जो ऑप्शन दिया हुआ है ये लॉन्ग टर्म फाइनेंस का सोर्स नहीं है? तो इक्विटी शेयर से जो हम लोग कैपिटल लाते हैं ये तो हमारा लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस है। प्रेफरेंस शेयर भी हमारा लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस है, ठीक है। प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट कहने का मतलब होता है हम प्रॉफिट जो है शेयर होल्डर को नहीं दे रहे। कंपनी क्या क्या जो एक साल में बिजनेस में प्रॉफिट अर्न किया उस शेयर होल्डर को नहीं दिया, फिर से बिजनेस में लगा दिया, तो ये भी हमारा लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस होता है। जो हुंडी होता है ये हमारा लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस नहीं होता है। यहाँ पे पूछ रहा था नॉट सोर्स ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर सी होगा। पेमेंट ऑफ डिविडेंड ऑन शेयर इज, जो हमारा शेयर होता है इस पे पेमेंट करना कंपलसरी होता है या वॉलेंट्री होता है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है वॉलेंट्री, ठीक है, कंपलसरी नहीं होता है। कंपनी लॉ में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि अगर हम कोई कंपनी अपने शेयर पे डिविडेंड पेड ही करे, ठीक है, ये वॉलेंट्री होता है। अगर कंपनी को लग रहा है पेड करना है तो पेड कर सकती है, नहीं चाहे तो नहीं कर सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 28 नंबर, इसमें बोल रहा है आईसीआई का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? इसका करेक्ट आंसर है 1955। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, जीडीआर निर्गमित किया जाता है, जीडीआर इज इशूड, जीडीआर को कैसे इशू करते हैं?
तो जीडीआर को जो इशू, जीडीआर मतलब क्या होता है, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, ठीक है। इसमें क्या होता है, देखो अगर कोई कंपनी शेयर इशू करता है तो इंडिया से केवल पैसा ले सकता है। अगर किसी कंपनी को फॉरेन कंट्री से पैसा चाहिए तो उसको क्या करना पड़ता है, जीडीआर इशू करना पड़ता है। और इसमें जो हमारा पैसा आता है ये डॉलर में आता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्वेस्टमेंट लिमिट ऑफ एसएसआई इन सर्विस सेक्टर डजंट एक्सीड, ये इस कितना से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये यहाँ पे पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, गवर्नमेंट सपोर्ट टू स्मॉल इंडस्ट्रीज इज प्रोवाइडेड थ्रू, गवर्नमेंट जो है सपोर्ट टू स्मॉल इंडस्ट्रीज को गवर्नमेंट जो सपोर्ट करती है वो कैसे, किस तरह से सपोर्ट करती है, तो प्रोत्साहन भी देती है, इंसेंटिव भी देती है, ग्रांट भी देती है, रियायत सब्सिडीज भी देती है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा ये डी होगा, इनमें से सभी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लघु उद्योग विकास कोष की स्थापना किस संस्था के द्वारा किया गया था, विच इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश द स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट फंड, इसका जो करेक्ट आंसर है ये 32, आईडीबीआई जो था ये स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट फंड का एस्टेब्लिशमेंट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, फैसिलिटी ऑफ होम डिलीवरी ऑफ गुड्स इज जनरली प्रोवाइडेड बाय, गुड्स को होम डिलीवरी घर पहुंचा देने वाला सर्विस ये कौन देता है, इस टाइप का सर्विस, तो ये जनरली जो है इस टाइप का सर्विस रिटेलर देता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट है, कैश परचेज और क्रेडिट सेल, कैश में कौन है जो परचेज करता है और क्रेडिट में सेल करता है, तो ये काम जो होता है होलसेलर लोग करता है। जो होलसेलर है वो क्या करता है, कैश में उसको परचेज करना पड़ता है, अपना जहाँ से वो ले रहा है सामान इंडस्ट्री से, कंपनी से, वहाँ पे उसको कैश में पेड करना पड़ता है, और जनरली उसका जो बिजनेस होता है ये क्रेडिट में चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैन्युफैक्चरर रिटेल एस्टेब्लिशमेंट, निम्नांकित में निर्माताओं का फुटकर संस्थान कौन सा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है बी, मल्टीपल शॉप। प्रति इकाई कम लाभ कौन कमाता है, लेस प्रॉफिट पर यूनिट कौन अर्न करता है, तो जो हमारा होलसेलर होता है ये जनरली, इसका जो जनरली प्रॉफिट होता है पर यूनिट ये बहुत कम होता है। जो प्रोड्यूसर होता है ये तो अच्छा अपना कमा ही लेता है, रिटेलर ऑब्वियसली थोड़ा प्रॉफिट लेके कमाता है, तो जो हमारा होलसेलर है ये लेस प्रॉफिट पर यूनिट अर्न करता है। भारत तथा चीन के मध्य होने वाले व्यापार को इसको क्या बोलेंगे, तो ये हमारे फॉरेन ट्रेड है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये उसमें भी पूछा था लास्ट वाला मॉडल सेट में भी, इसमें बोल रहा है जब हमारा इंपोर्ट एक्सीड करता है, इंपोर्ट ज्यादा है और एक्सपोर्ट कम है, तो इस सिचुएशन के ये जो हमारा है ये अनफेवरेबल सिचुएशन है, ठीक है। इंपोर्ट हमारा ज्यादा हो रहा है, एक्सपोर्ट ज्यादा होना चाहिए, एक्सपोर्ट ज्यादा इंपोर्ट कम, तो ये हमारे लिए फेवरेबल होगा। अगर इंपोर्ट ज्यादा है तो हमारा अनफेवरेबल सिचुएशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, फॉरेन ट्रेड का जरूरत क्यों पड़ता है, विदेशी व्यापार का जरूरत क्यों पड़ता है, तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा ये ए होगा। प्रत्येक देश जो होता है आत्मनिर्भर नहीं होता है, हर एक कंट्री के पास जो उसका रिक्वायरमेंट है नहीं होता है, ठीक है। सब चीज वो खुद के पास नहीं होता है, कुछ चीज उसको दूसरे देश से लाना पड़ता है, दूसरे पे डिपेंडेंट होना पड़ता है, इसलिए जो करेक्ट ऑप्शन होने वाला है ये हमारा ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित में से माल के स्वामित्व का प्रलेख कौन सा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये हमारा है बिल ऑफ लैंडिंग, ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर था। अगर इसका आंसर क्रॉस चेक करना है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो पीडीएफ है उसमें इसका आंसर सेट भी मिल जाएगा। तो ये आज का पूरा सेट था जिसको हम लोग इस वीडियो में कवर किया। थैंक यू।